स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात उस रिकॉर्ड की करते हैं जो कि योगी सरकार बनाने जा रही है। आज होने वाले मेगा इवेंट में सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन मौजूद रहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं और अब एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बनाकर यूपी पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रहा है। रिकॉर्ड होगा एक साथ एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का। 26 जून को इसे लेकर एक बड़ा आयोजन रखा गया है जिसमें खुद पीएम मोदी भी मौजूद रहकर सीएम योगी की हौसला अफजाई करेंगे। एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला यूपी पहला और इकलौता राज्य होगा। सीएम योगी खुद इस योजना की हर रोज समीक्षा कर रहे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में श्रमिक कामगारों की वापसी के साथ ही हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार का जो संकल्प लिया गया था वो पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं और उन्होंने इस बात की घोषणा करी कि उत्तर प्रदेश में लौट रहे मजदूरों को यहीं पर हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। अभी अप्रैल में जितने मनरेगा के अंतर्गत 1 लाख लोग उससे कम काम करते थे, अब 58 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब उसकी कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या के अंतर्गत अगर मजदूर आया है तो उसको वहां पर काम मिल रहा है। प्रदेश सरकार के पास 36 लाख प्रवासी कामगार का पूरा डेटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है। योगी सरकार इन कामगारों को एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा और मनरेगा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ भी चुकी है। अब ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। योगी सरकार एक के बाद एक लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। पहले मनरेगा के जरिए लाखों श्रमिकों को रोजगार दिया और अब मेगा शो के जरिए एक साथ करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकार की मंशा साफ है कि हर हाथ को काम और हर घर को रोजगार देना है। वहीं इस मेगा कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने कल रात एक ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रदेश के श्रमिकों की ओर से आपका अभिनंदन। हमें अपार हर्ष है कि आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूर्ण करने हेतु आपके कर कमलों से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का श्री गणेश होने जा रहा है। श्रमेव जयते योगी आदित्यनाथ, ये बात उन्होंने लिखी है, ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो बता दें आपको कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करने वाले हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये अपने आप में बहुत यूनिक अलग तरह की योजना जिसका नाम है आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान। इसकी शुरुआत आज होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन इसकी शुरुआत करने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि 1.25 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो कि बाहर से आए हैं, प्रवासी। अनामिका सिंह लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनामिका, कब तक प्रोग्राम की शुरुआत होगी, किस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े मेगा शो में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और ये माना जा रहा है कि आज जब बटन दबा के इस पूरे अभियान की शुरुआत होगी तो 1.25 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनके रोजगार के रास्ते साफ होंगे, जिसमें कुछ निजी कंपनियों को लोन देने के साथ साथ बहुत सारी जो और भी स्कीम्स चल रही है यूपी सरकार की ओर से, फिर चाहे वो मनरेगा की हो, फिर चाहे वो और भी अन्य योजनाएं हो, उसके जरिए बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि आने वाले दिनों में भी लोगों को रोजगार मिल सके। आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जहां के लाभार्थी सीधे जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से अपने अनुभव साझा करेंगे। बिल्कुल अनामिका, और इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से जिन योजनाओं का ऐलान किया गया, उत्तर प्रदेश ज्यादातर योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने में नंबर 1 प्रदेश रहा है। सबसे पहले शुरुआत यहीं पर होती है और अब जब रोजगार को लेकर योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की तो उसके अंतर्गत आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है। जो दावा किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, लेकिन लोग समझना चाहते हैं कि क्या इसमें भी 25 सेक्टर्स शामिल किए गए हैं और या फिर किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे जोड़ा जाएगा, जो उनकी डिटेल्स हैं वो कैसे और उन लोगों को कैसे पता कि उनको रोजगार मिल रहा है इस वक्त? देखिए, करीब जो सरकार की ओर से स्किल मैपिंग का काम चल रहा था, जैसे बहुत सारे श्रमिक ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में आए लौट करके अलग अलग राज्यों से,
छोड़ करके अपना कामकाज कोरोना काल की वजह से, तो उनकी पहले स्किल मैपिंग की गई। इसके अलावा सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो मनरेगा का है। मनरेगा में अब तक 40 से 45 लाख लोग ऐसे हैं जिनको मनरेगा के जरिए काम दिया जा रहा है या दिया जाएगा। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि कुछ निजी कंपनियां हैं जिसको एमएसएमई के तहत लोन दिया गया और लोन देने की प्रक्रिया को सिंगल विंडो किया गया ताकि वो लोन लेकर के आत्मनिर्भर बने और खुद तो रोजगार ले ही, साथ ही वो और लोगों को भी रोजगार से जोड़ सके। इसके अलावा विश्वकर्मा सम्मान योजना है, इसके तहत भी कुछ लोगों को आज टूल किट दिया जाना है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से जो पिछले दिनों भारत आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया गया था, उसके तहत भी गांव में ही काम देने का काम शुरू किया गया, जिससे 31 जिलों को जोड़ा गया। तो यूपी के 31 जिले ऐसे हैं जहां पर खास तौर पर 25 तरीके के काम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो भवन निर्माण के हों, बागवानी के हों। जी, तो वाकई अपने आप में ये रिकॉर्ड ही बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद अनामिका इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भरी संसद में अलकायदा के सरगना रहे आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए था। इमरान ने कहा कि अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को शहीद कर दिया और पाकिस्तान को बताया भी नहीं। इसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जिससे देश को शर्मिंदा होना पड़ा। साथ ही इमरान ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देकर अपने 70,000 लोग खोए हैं। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में 2 मई 2011 को मार गिराया था। ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? तो यह इमरान खान ने इस बात की हैरानी नहीं, इस बात की चिंता नहीं कि आखिर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में क्यों रह रहा था, उसे मार दिया अमेरिका ने, इस बात का दुख इन्हें है। इधर चीन को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का एक बड़ा बयान सामने आया। माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कदमों से भारत समेत कई देशों को खतरा है। चीन भारत के बीच तनाव और एशिया में चीन की वजह से तनाव को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपनी फौज घटाएगा और यहां के हालात पर कड़ी नजर रखेगा। This is going to dictate that in certain places there will be fewer American resources. There'll be other places. I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. To the extent that that change, the difference in what the United States decide to do impacts adversely a threat someplace, it may be that other nations need to step up and take responsibility for their own defense in ways that they had. चलिए बात कांग्रेस की कर लेते हैं, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि चीन से कांग्रेस ने पैसे लिए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने गंभीर आरोप लगाए। अमित मालवीय ने ट्वीट किया जिसमें एक दस्तावेज, उन्होंने इस दस्तावेज को आधार बनाकर आरोप लगाया है कि चीन के दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए का डोनेशन मिला है। अब कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। अमित मालवीय ने एक ट्वीट में लिखा है, ट्वीट में है क्या ये आपको दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास ने 90 लाख रुपए का डोनेशन दिया। इस ट्वीट को करने के लिए अमित मालवीय ने जो दस्तावेज जिसके आधार बनाया है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ ट्वीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो कॉपी दिखा रहे हैं आपको, वो दस्तावेज दिखा रहे हैं, कागजात, जिसमें यह दर्ज है कि चीन के दूतावास और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार दोनों से राजीव गांधी फाउंडेशन ने अलग अलग वक्त में डोनेशन लिए हैं। 90 लाख रुपए का डोनेशन दूतावास से लिए गए हैं, ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। और उस दावे के आधार के रूप में ये कॉपी जो राजीव गांधी फाउंडेशन के अकाउंट्स की कॉपी है वो संलग्न की गई है। और इधर अमित मालवीय के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग खुद चीन गए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष में थी तो भी चीन के बुलावे पर अरुणाचल मुद्दे पर बात करने गए थे, जबकि संघ खुद को राजनीतिक पार्टी भी नहीं मानता। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस
खुद चीन गए थे। यानी कि जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं उसका जवाब नहीं, बल्कि जवाब के रूप में एक नया सवाल उन्होंने रख दिया है। जब राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल 30 जनवरी 2007 को उनसे मिलने आया। और क्या बात हुई, क्या प्रेस रिलीज आई कि भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ऐतिहासिक संबंध हैं। 17 अक्टूबर 2008 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य एक प्रतिनिधि मंडल में राजनाथ सिंह जी से मिलने आए। अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी। फिर यह दोहराया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। जनवरी 2009 में आरएसएस और भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर 5 दिवसीय यात्रा पर चीन गया, जहां याद रखिएगा ये 2009 की बात है, जनवरी की। आरएसएस न तब न अब कोई राजनीतिक दल है, आरएसएस तो राजनीतिक दल है भी नहीं, और भाजपा तब सरकार में भी नहीं थी। लेकिन वहां जाकर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि आखिर पार्टी टू पार्टी रिश्ता बनाने की जरूरत ही क्या थी। 2008 में कांग्रेस पार्टी ने एक एमओयू किया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जिसके साइनिंग में राहुल गांधी स्वयं साइन कर रहे हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के साथ, और पीछे सोनिया जी खड़ी हैं और अभी वहां के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट शी भी खड़े हैं जो उनके जनरल सेक्रेटरी थे। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं बताया कि पार्टी टू पार्टी ये रिश्ता क्यों बना। कांग्रेस पार्टी बताए कि अपने समय में उन्होंने 10 साल के मनमोहन सिंह के शासनकाल में और कितने दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह का एमओयू किया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच प्रकृति का कहर भी लगातार देखने को मिल रहा है। गुरुवार को मानसून बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई। देवरिया में 9 लोगों की जान चली गई। अंबेडकर नगर में 3, प्रयागराज में 2, फतेहपुर में 1, कुशीनगर में 1, उन्नाव में 1 और बलरामपुर में 1 युवक की मौत हुई है। कई लोग घायल भी हुए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों के इलाज के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। देवरिया में प्रकृति ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। यहां आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। देवरिया की यह तस्वीर, सबसे ज्यादा कहर यहां पर ही देखने को मिला है। 9 लोगों की मौत हो गई आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से और अलग अलग हादसों की चपेट में आने की वजह से। लगातार बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरी और देखिए तबाही किस तरह से देवरिया में। जो बारिश हो रही है उसमें आकाशीय बिजली से आज 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जनपद में 3 तहसील में बरहज, भाटपा, रानी और साथ ही साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में भी बिजली गिरी है। और अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ अर्थिंग करवा रखा था, तो बिल्कुल जैसे जहाँ आप खड़े हैं बिल्कुल इसी पेड़ पे गिरा था आसपास, लेकिन अर्थिंग अच्छी थी तो कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इधर प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज के कमिश्नर आर रमेश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी और बिहार में कुदरत के कहर से होने वाली मौतों पर दुख जताया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी और बिहार में कई लोगों की जान चली गई। दुखद है ये। दोनों राज्यों में राहत कार्य तेजी से चल रहा है। अमित शाह ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। बात गाजियाबाद की करते हैं और गाजियाबाद में 84 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं। जिले में 24 घंटे में 84 नए केसेस मिले हैं। जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 1175 हो चुकी है। अब तक 575 लोग जो हैं वो इस वक्त एक्टिव मरीज हैं। गाजियाबाद में ये लगातार तीसरा दिन है
जब बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 84 मरीज नए सामने आए हैं। इससे पहले 114 और उससे एक दिन पहले 121 मामले जुड़े थे। अमित राणा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, राहत की बात है कि लगातार 2 दिन 100 से ज्यादा ये संख्या थी, लेकिन इस बार 84 है। हालांकि सवाल ये भी है कि संख्या ज्यादा हो तो परेशान हो या राहत इस बात को लेकर महसूस करें कि जांच ज्यादा हो रही है, रिपोर्ट्स तेजी से आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पिछले 48 घंटों की अगर मैं बात करूं, बीते 2 दिनों की बात मैं करूं तो 100 से ऊपर मामले आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर नए 84 मामले आए हैं, जिनमें की आपको बताना चाहूंगा 49 मौतें भी यहाँ हो चुकी हैं गाजियाबाद के अंदर। जरूरत है इस ओर को सख्ताई करने की, सख्त कदम उठाने की, क्योंकि जो रियायतें मिली थी अनलॉक के बाद से उसका बेवजह फायदा उठाया जा रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिए हैं, उसमें खासकर गाजियाबाद जिले का भी नाम लिया गया है कि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू भी रहेगा। ऐसे में प्रशासन, जो गाजियाबाद प्रशासन है, वो भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है कि किस तरीके से रोकथाम लगाई जाए इन तमाम चीजों पर, क्योंकि लगातार गाजियाबाद में कोरोना के पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि गनीमत वाली बात ये रही कि पिछले जो 2 दिन थे उनकी अगर हम बात करें 100 से ऊपर जा रहे थे, इस बार 84 आए हैं, लेकिन 84 भी एक बड़ा आंकड़ा होता है, बड़ा आंकड़ा है, जाहिर सी बात है। अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पूरे प्रदेश की ही बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में अब 20,000 के पार कोरोना पॉजिटिव केस पहुंच चुके हैं। 654 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में, और यूपी में अब तक 611 मरीजों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। और कोरोना काल में ट्रेनों को लेकर बड़ी खबर है। 12 अगस्त तक सिर्फ स्पेशल ट्रेन ही चलेंगी। अब नियमित ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनें 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक बुकिंग रद्द कर दी गई है। लोगों को टिकट कैंसिल होने पर रिफंड मिलेगा। तो बड़ा फैसला रेलवे की ओर से लिया गया है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए एक बार फिर से ट्रेनों के संचालन को सीमित करने का फैसला लिया गया। 12 अगस्त तक सिर्फ स्पेशल ट्रेन चलेंगी। नियमित ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। जिन्होंने टिकट बुक करा लिए हैं उनके रिफंड हो जाएंगे। मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनें 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक इस तरह की ट्रेनें नहीं चलेंगी। स्पेशल ट्रेनों को छोड़कर कोई परिचालन नहीं होगा रेलवे की ओर से। और नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 143 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 143 लोगों की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। जिले में 1811 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा इस वक्त पहुंच चुका है। 1028 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 663 मरीजों का इस वक्त भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 20 लोगों की अब तक मौत हो गई है कोरोना की वजह से। नोएडा में भी लगातार बड़े आंकड़े। हालांकि इस बीच फैसला लिया गया, कल ही शाम ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि रात 8 बजे से लेकर सुबह तक कर्फ्यू रहेगा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों ही जिलों में। और ये फैसला लिया गया है ताकि संक्रमण की चेन को रोका जा सके, तोड़ा जा सके। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, 143 नए मामले नोएडा में, तमाम कवायद के बावजूद और प्रशासन के एहतियात के बावजूद संख्या में इजाफा। देखिए, मैं इनका बता दूं, गौतम बुद्ध नगर में शुरुआती दौर से लेकर अब तक लगातार बड़े पैमाने पर कोरोना के पेशेंट निकल के सामने आ रहे हैं। जब से अनलॉक हुआ है उसके बाद बहुत तेजी से गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पेशेंटों की संख्या बढ़ गई। कल रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के पेशेंटों की पुष्टि हुई, जिसमें मिलाकर 143 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई है। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 1811 कोरोना पेशेंटों की पुष्टि हो चुकी है। राहत की बात बताऊं आपको, 1028 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। बिल्कुल, ये वाकई राहत की बात है। अमित, ये बता सकेंगे कि कितने रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें 143 पॉजिटिव निकले हैं? देखिए, जिला प्रशासन द्वारा भी ये सूची जारी करनी बंद कर दी है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये जारी की जाती है, जो सर्विलांस बनाया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जारी की गई थी। हालांकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि आखिर सैंपलिंग कितनी हुई, उनमें रिपोर्ट्स कितनी आई हैं जिनमें 143 नए हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि मामला मतलब कितना गंभीर है। क्या आंकड़े वाकई डराने वाले हैं या फिर सैंपलिंग और रिपोर्ट ज्यादा आ रही हैं, उसमें इतने मामले सामने आ रहे हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।